जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपी पैट, रेलवे, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो आपको बताना है कि डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं डायमेकस की। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो आपको बताना है कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा जनक। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत में एक छत्र सम्राट थे तब कौटिल्य प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित, महामंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, महावीर ने या धन्वंतरी ने। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। अशोक ने प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि एक विजेता एवं लोक कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने न केवल मानव वरन संपूर्ण पृथ्वी जगत के प्रति उदारता की दृष्टिकोण रखा। अशोक ने लौकिक कार्यों के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाईं। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य एवं पशुओं के लिए औषधि हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन है 10, 8, 5, 6। तो इसका राइट आंसर होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची के मध्य से होकर गुजरती है। 23.1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। तो आपको बताना है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो इसका ऑप्शन है रॉयल फ्रेंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी। तो इसका राइट आंसर होगा रॉयल फ्रेंच। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति रॉयल फ्रेंच थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं रॉयल फ्रेंच की। रॉयल फ्रेंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो आपको बताना है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो इसका ऑप्शन है फतेहपुर, अजमेर, आगरा, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का मौका दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं थॉमस रो की। थॉमस रो जनवरी 1616 में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1616 से 1619 तक रहा। 1619 में जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का ऐसा ही स्वागत होता रहेगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपको बताना है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक या अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद की। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारण से संबंधित संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो इसके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 मार्च 2010, 15 जनवरी 2010 या 28 अप्रैल 2010। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन है 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन या 10 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ वाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको बताना है कि लखनऊ वाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका ऑप्शन है विनोद मेहता, कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली या नूर हसन। तो इसका राइट आंसर होगा विनोद मेहता। लखनऊ वाय पुस्तक विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन है रजनी कोठारी, विपुल चक्रवर्ती, रोनिका नायर या ए.के. दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है सितार, वीणा, रसोद या तबला। तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो आपको बताना है
कि सिंगरौली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या फुर्सतगंज। तो इसका राइट आंसर होगा फुर्सतगंज। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। यह अमेठी जिला में पड़ता है। फुर्सतगंज है जो अमेठी जिला में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली। तो इसका राइट आंसर होगा बरेली। सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1950 में, 1948 में, 1946 में, 1947 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो आपको बताना है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शन है बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। तो आपको बताना है कि दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इरिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा रेनिन। रेनिन है जो दुग्ध प्रोटीन है, जो दुग्ध पचाने वाला एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एस्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में होता है। तो आपको बताना है कि लेड पेंसिल में क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है ग्रेफाइट, सीसा, सीसा के ऑक्साइड या सीसा के सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।